गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कल हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने 2 स्टेप्स की स्टडी की है। स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस को हम 2 स्टेप्स में डिवाइडेड कर रहे हैं। और हमने कल पढ़ा भी था। फर्स्ट था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। इसको हमने 3 स्टेप्स में पढ़ा था। कल मैंने प्रोलिफरेशन बताया था फर्स्ट स्टेप। इसको हम मल्टीप्लिकेशन फेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जर्मिनल लेयर होती है, ठीक है, उसमें कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है और मल्टीपल यानी 1 से 2 बनती है, 2 से 4 बनती है, 4 से 8 बनती है, 8 से 16 बनती है। ऐसे काफी सारी 2n यानी द्विगुणित कोशिकाएं जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है। बी थी इसमें, वो थी ग्रोथ फेज। और सी थी इसमें, वो थी इसमें मैच्योरेशन फेज या इसे हम डिवीजन फेज भी बोल सकते हैं, डिवीजन फेज। और इन तीनों के दौरान हमें एक ऐसी एन स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन या स्पर्मेटिड हमें प्राप्त होती है। ये अगुणित यानी हैप्लॉइड अनमोटाइल राउंडेड होती है। जबकि होना क्या चाहिए, क्योंकि हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, हम स्पर्म का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। जबकि स्पर्म की आप एक्चुअल अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो हमें ऐसी चम्मच की आकृति का हमें स्पर्म नजर आता है, ऐसे। ये हेड पोर्शन है, ये मिडिल पीस है और ये टेल है। मिडिल यानी हेड पोर्शन में ऊपर की तरफ होती है एक्रोसोमल कैप। यहां पर होता है न्यूक्लियस। यहां पर 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक प्रॉक्सिमल होता है सेंट्रियोल होता है, एक डिस्टल सेंट्रियोल होता है। एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होगा और एक डिस्टल सेंट्रियोल होगा। यहां पर एक रिंग सेंट्रियोल होता है। ये टेल है, ये एक्सियल फिलामेंट्स हैं, अक्षीय तंतु हैं। दूरस्थ तारक केंद्रक अक्षीय तंतुओं का फॉर्मेशन करता है, यानी मिडल पीस और टेल के अंदर जो भी एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कौन करता है? दूरस्थ तारक केंद्रक। और दोनों तारक केंद्रक यानी समीपस्थ तारक केंद्रक और दूरस्थ तारक केंद्रक एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर का, इस स्ट्रक्चर से ऐसे स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन को हम सेकंड स्टेप जिसे हम बोलते हैं, सेकंड स्टेप है स्पर्मियोजेनेसिस। ये गतिशील है। इसमें क्या बनेगा? स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और स्पर्म क्या होता है? गतिशील। क्या होता है? गतिशील होता है। ठीक है। चम्मच या तंतुनुमा होता है, पूंछ युक्त, यानी इसमें टेल पाई जाती है। और इसमें एनर्जी के लिए एक स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है?
स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया जो इसको लगातार इसको एनर्जी अवेलेबल करवाता रहता है। ठीक है, तो आज हम जो आगे हमने कल पढ़ लिया था कि प्रोलिफरेशन या मल्टीप्लिकेशन फेज पढ़ ली थी, ग्रोथ फेज पढ़ ली थी हमने, मैच्योरेशन फेज पढ़ ली थी, और आज जिसके दौरान हमें लास्ट में क्या प्राप्त हुआ था, स्पर्मेटिड हमें प्राप्त हुआ था, जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स, अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो 23 क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, अगुणित है। ठीक है, अब हम ऐसी स्ट्रक्चर, इस गोल स्ट्रक्चर से ऐसे स्पर्म की फॉर्मेशन की क्रिया को आज हम पढ़ेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस होता क्या है, देखिए देखिए सभी को मैंने कल नोट्स अपने ग्रुप के ऊपर भेज दिए थे, और जो नोट्स थे उसके ऊपर सब के ऊपर क्या नाम है, नंबरिंग लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेजेस हैं, और सभी जो नोट्स हैं वो टोटल एक कंप्लीट लेसन के हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के। तो कल मैंने जो बढ़ाया था वो था फर्स्ट स्टेप थी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, आज सेकंड स्टेप है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। और इसमें होता क्या है कि स्पर्मेटिड इज कन्वर्ट इनटू स्पर्म, स्पर्मेटिड इज कन्वर्ट इनटू स्पर्म। अब ये कैसे होता है कि स्पर्मेटिड कैसे कन्वर्ट होगा, देखिए स्पर्म में 3 भाग मैंने भी बताया आपको, हेड पोर्शन बताया आपको, मिडिल पीस बताई, थर्ड है टेल है। सबसे पहले देखो हेड का फॉर्मेशन होता है, हेड का फॉर्मेशन, क्योंकि ये गोल स्ट्रक्चर होती है, स्पर्मेटिड क्या होती है, ये गोल स्ट्रक्चर होती है। अब इसमें फर्स्ट स्टेप होगी हेड का फॉर्मेशन, इसको 3 स्टेप में पढ़ेंगे हम। स्पर्मियोजेनेसिस यानी स्पर्मेटिड इज कन्वर्ट इनटू स्पर्म, दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स, हेड फॉर्मेशन, एक्सिल फिलामेंट्स का फॉर्मेशन, ठीक है, और टेल फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हेड फॉर्मेशन, हेड में 2 पोर्शन आते हैं, एक तो होता है न्यूक्लियस, एक होता है एक्रोसोम। देखिए पूरे स्पर्म में जितने भी भाग है, मिडिल पीस मान लो, हेड पोर्शन मान लो, टेल मान लो, सबका एक ही काम होता है, न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोसोम्स, इनको ओवम तक पहुंचाने का काम होता है, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं होता। क्रोमोसोम्स को ओवम तक, ओवम के अंदर तक यानी उसकी दीवार को पेनिट्रेट करके अंदर तक पहुंचाने तक ही काम होता है, ये किसी भी जीव के फॉर्मेशन में कोई काम भाग नहीं लेते। अदर पार्ट्स सिर्फ जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोसोम्स ही आगे चलकर फर्टिलाइजेशन के समय जीव के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। अदर जितने भी पार्ट्स होते हैं जैसे एक्रोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या नाम है, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या नाम है, सेंट्रियोल्स है, रिंग सेंट्रियोल है, समीपस्थ तारक केंद्रक है, दूरस्थ तारक केंद्रक है। इसके अलावा जो भी अपने टेल होती है, ये सब हेल्पफुल पार्ट्स होते हैं स्पर्म के, जो कहां तक पहुंचाने का काम करते हैं, इस जेनेटिक मटेरियल को ओवम तक फर्टिलाइजेशन के समय ओवम की दीवार को तोड़कर वहां के अंदर तक जो ओवम का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उस तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हेड की फॉर्मेशन में सबसे पहले न्यूक्लियस यानी केंद्रक का निर्माण। देखो एक सामान्य कोशिका की हम इसकी 2n की बात करें, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस मान लीजिए, ये 2n कोशिका स्पर्मेटिड है। अब इस स्पर्मेटिड में से जितने भी आवश्यक चीजें होती है, जितनी भी इसमें आवश्यक चीज क्या होगी न्यूक्लियस में से, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल
क्रोमोसोम, इसको छोड़कर जितने भी अदर न्यूक्लियस के अदर जो भी मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है, न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें से क्या क्या बाहर निकलेगा वो देखिए, जैसे वाटर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य है, केंद्रिका है, पानी है, आरएनए, ये सारे के सारे इस न्यूक्लियस से बाहर की तरफ रिमूव हो जाते हैं, रिमूव यानी बाहर निकल जाएंगे। बच्चे का क्या, क्रोमोसोम। ये क्यों आवश्यक है, क्योंकि स्पर्म को मूवमेंट करके ओवम तक पहुंचना होता है, अतः इसका वेट भी कम करना जरूरी है। अगर इसका वेट कम होगा, न्यूक्लियस का वेट कम होगा, तो आसानी से लिक्विड मीडियम में आसानी से वो स्विमिंग करके ओवम तक पहुंच सकता है। लेकिन यहां पर हम देखिए, हम इसमें से ये चीजें सारी निकल जाती हैं। अब किसी भी चीज में से अगर अंदर से लिक्विड कुछ भी निकलता है तो वो पिचक जाता है। जैसे हम फुटबॉल में से अगर थोड़ी सी भी हवा निकालते हैं तो उसकी वो पिचक जाएगा और सिलेंड्रिकल यानी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये चीजें निकलेगी तो इसकी आकृति लंबी हो जाएगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये तो हो गया न्यूक्लियस का फॉर्मेशन है, यानी न्यूक्लियस में क्या बदलाव आता है, कैसे वो चेंज होता है। तो देखिए इसमें ये चेंज हुआ, क्रोमोसोम्स को छोड़कर जितने भी अदर जो मटेरियल था वो सारा रिमूव हो गया, इसमें से बाहर आ गया। अब देखिए हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ते हैं कि सेकंड स्टेप होती है इसके अंदर एक्रोसोमल कैप का फॉर्मेशन। एक्रोसोमल कैप कैसे बनती है वो देखिए, इसमें गोल्जी बॉडी होती है। गोल्जी बॉडी तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और वैक्यूल्स। सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स, ठीक है। रिक्तिकाएं हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे ये कोशिका है, कोशिका है तो इसमें प्रेजेंट होगी। अब गोल्जी बॉडी में से ये धीरे धीरे इधर, यानी ये चीजें हैं, मान लीजिए ये सारी इधर की तरफ रिमूव, इधर की तरफ ट्रांसफर होती है, ठीक है। और इधर की तरफ ट्रांसफर होकर ये धीरे धीरे किसका फॉर्मेशन करती है, एक्रोसोमल कैप का फॉर्मेशन करती है। वो कैसे करती है देखो, जिसमें पटलिकाएं होती हैं, इसमें जो पटलिकाएं होती हैं वो धीरे धीरे, ये रिक्तिकाएं और रिक्तिकाएं होती है वो धीरे धीरे बड़ी होती है और एक बड़ी रिक्तिका का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम बोलते हैं एक्रोसोमल कणिका। क्या बोलते हैं हम, एक्रोसोमल, पूर्व एक्रोसोमल कणिकाएं। क्या बोलते हैं हम, पूर्व एक्रोसोमल कणिकाएं। और काफी सारी पूर्व एक्रोसोमल कणिकाएं ऐसे बना लेती है फिर ये। और ये पूर्व एक्रोसोमल कणिका ये यहां पर आ जाती है। पूर्व एक्रोसोमल कणिकाएं होती है वो सभी इसके इस न्यूक्लियस के हेड की तरफ ट्रांसफर होती है। किसकी तरफ ट्रांसफर होती है, हेड की तरफ। और हेड की तरफ जाकर इस न्यूक्लियस के ऊपर जाकर बैठ जाती है और एक बड़ी एक्रोसोमल कणिका का फॉर्मेशन कर लेती है सभी मिलकर, जिसे हम एक्रोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रोप्लास्ट। और इस जैसे आगे की स्टेप होगी उसमें देखिए, जैसे ये न्यूक्लियस था, ये कणिकाएं थी, ये क्या नाम, रिक्तिकाएं, प्लेट, ठीक है। ये धीरे धीरे इधर की तरफ आई, ये बड़ी एक्रोसोमल, पूर्व एक्रोसोमल कणिकाएं बन गई ऐसे। ये धीरे धीरे इधर की तरफ इस न्यूक्लियस के हेड की तरफ ट्रांसफर होती है। ये गोल्जी बॉडी है, ठीक है।
अब ये इधर की तरफ ट्रांसफर होगी, यहाँ पर सभी मिलकर, ये सभी पूर्व एक्रोसोमल कणिकाएं एक साथ मिलकर क्या बनाती है, एक्रोसोमल कणिका, बड़ी एक्रोसोमल कणिका का फॉर्मेशन कर लेगी और ये यहाँ पर बैठ जाएंगी। और बैठने के बाद में जैसे ही यहाँ पर बैठेगी, अब ये यहाँ पर एक कैप नुमा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है और इस एक्रोसोमल, इसको बोलते हैं एक्रोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, एक्रोप्लास्ट, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लाइटिक एंजाइम। क्या बोलते हैं इसको, लाइटिक एंजाइम। और लाइटिक एंजाइम में मुख्य रूप से एक एंजाइम होता है हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज, जो क्या करता है, ओवम होता है, ओवम की जो ऊपर की तो लेयर होती है उसमें जो सेल्स होती है वो हाइलुरोनिक एसिड के द्वारा एक दूसरे से कॉम्पैक्ट होती है, कोरोना रेडिएटा की बहुत अच्छी तरह चिपकी हुई होती है। अतः ये हाइलुरोनिडेज क्या करता है, यहां पर जाकर ये इनके बंधन को, हाइलुरोनिक एसिड के बंधन को या हाइलुरोनिक एसिड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे बीच में छिद्र बन जाता है। अतः एक्रोसोमल के अंडे की दीवार को पेनिट्रेट यानी उसको छिद्रित करके स्पर्म को अंदर जाने के लिए एक रास्ते का निर्माण करती है। ठीक है, इस तरह से एक एक्रोसोमल कैप का फॉर्मेशन हो जाता है। ये देखिए, ठीक है, इतना हो गया। एक ये कोशिका थी, इसमें से इतनी चीजों का फॉर्मेशन हो गया। ये न्यूक्लियस है और ये एक्रोसोमल कैप का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होता है, इस न्यूक्लियस के नीचे की तरफ इसमें सेंट्रियोल होता है। क्या होता है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल दो होते हैं, यानी दो सेंट्रियोल होते हैं, दोनों नीचे की तरफ आकर स्थापित हो जाते हैं। एक ये मान लीजिए, एक ये मान लीजिए, एक गर्त में आकर स्थापित होता है और एक ऊपर की तरफ होता है। दोनों एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। एक को हम बोलते हैं समीपस्थ तारक केंद्रक और एक होता है दूरस्थ तारक केंद्रक। समीपस्थ और दूरस्थ तारक केंद्रक एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। जो दूरस्थ तारक केंद्रक होते हैं, ठीक है, ये तो हो गया आपका पहले एक्रोसोमल कैप का फॉर्मेशन। अब दूसरा जो होगा, थर्ड स्टेप है, उसका नाम है यानी एक्सियल फिलामेंट्स का फॉर्मेशन। एक्सियल फिलामेंट्स, अक्षीय तंतुओं का फॉर्मेशन। और अक्षीय तंतुओं का फॉर्मेशन कौन करता है, दूरस्थ तारक केंद्रक से छोटे छोटे तंतु निकलते हैं ऐसे, जो स्पर्म की, ये देख लीजिए आप इसको, और ये ऐसे होती जाएगी, ये चिपकती जाएगी धीरे धीरे ऐसे। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो इसकी तरफ चिपकती जाएगी धीरे धीरे, और ये जो एन स्पर्मेटिड था वो लंबा होता जाएगा। अब यहां से स्पर्मेटिड की जो एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं, वो स्पर्म के जो एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है, किसके द्वारा होता है, दूरस्थ तारक केंद्रक, जो मिडिल पीस का फॉर्मेशन करते हैं और इसके अलावा टेल के फिलामेंट्स का फॉर्मेशन भी करते हैं। ये लोग, ये टेल आ गई और ये मिडिल पीस आ गई, ठीक है। अतः दूरस्थ तारक केंद्र, और इन फिलामेंट्स की स्ट्रक्चर 9+2 अरेंजमेंट होता है, यानी सीलिया और फ्लैजिला के अंदर जो दो केंद्रक में तंतु होते हैं और नोक परिधि की तरफ ऐसे, ऐसे इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। एक वी लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोलता है 9+2 अरेंजमेंट। अब धीरे धीरे ये फिलामेंट्स का फॉर्मेशन हो गया। अब जो मिडिल पीस आती है, इस मिडिल पीस के अंदर इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है,
साइटोप्लाज्म के जो स्पर्मेटिड होती है उसके साइटोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सभी माइटोकॉन्ड्रिया मिलकर अपना जो मेन स्ट्रक्चर होती है उसको तो खो देते हैं और स्पाइरल रूप में इस एक्सियल फिलामेंट्स के चारों तरफ लिपट जाता है ऐसे स्पाइरल। इसे बोलते हैं स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अब यहां पर एक सेंट्रियोल और होता है जिसे हम बोलते हैं रिंग सेंट्रियोल। रिंग सेंट्रियोल। अभी इसका कोई भी कार्य किसी भी वैज्ञानिक को पता नहीं है, लेकिन ये टेल और मिडल पीस के दोनों के बीच के अंदर जो बाउंड्री होती है उसका फॉर्मेशन करने का कार्य करता है। ऐसा होता है रिंग सेंट्रियोल, ऐसा ऐसा। ठीक है। अब बात आती है, ये सेकंड स्टेप थी एक्सियल फिलामेंट्स। अब थर्ड आती है टेल। देखो टेल का फॉर्मेशन मैंने पहले ही बताया है, दूरस्थ तारक केंद्रक से बनने वाले फिलामेंट ये किस किस का फॉर्मेशन करते हैं? एक तो मिडल पीस प्लस टेल का फॉर्मेशन करते हैं। टेल स्विमिंग में हेल्प करती है। टेल किस में हेल्प करती है? स्विमिंग में। अतः इस प्रकार और धीरे धीरे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है धीरे धीरे इसकी चिपक जाती है ऐसे। माइटोकॉन्ड्रिया का इस स्पाइरल रूप में पाया जाना नेबेन कर्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? नेबेन कर्ल। ठीक है ना। और धीरे धीरे एक चम्मच की आकृति का आगे की तरफ ये न्यूक्लियस है, ये एक्रोसोमल केप है, ये मिडिल पीस है, और ये टेल है। ठीक है। ऐसे एक लंबी तंतुनुमा चम्मच की आकृति की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। गोल स्ट्रक्चर थी, इस स्ट्रक्चर में चेंज हो गई। अतः इसे क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? 3 स्टेप में। सबसे पहले होता है हेड का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होता है? हेड का फॉर्मेशन। और हेड के फॉर्मेशन में दो चीजों से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियस से। ठीक है। और दूसरा होता है एक्रोसोमल कैप। हेड के फॉर्मेशन में सबसे पहले न्यूक्लियस में बदलाव होता है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल के अलावा, यानी क्रोमोसोम के अलावा जो भी अदर सबस्टेंस होते हैं, अदर जो मटेरियल होता है वो सारा रिमूव हो जाता है। तो न्यूक्लियस की आकृति जो गोल थी, यहाँ पर जो गोल थी वो लंबी हो जाती है, फ्लैट हो जाता है। उसके बाद में एक्रोसोमल कैप का फॉर्मेशन होता है। एक्रोसोम का फॉर्मेशन एक्चुअल में गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। गोल्जी बॉडी 3 चीजों से मिलकर बना होता है, रिक्तिकाएं, पटलिकाएं और वैक्यूल्स, आशय। जो पटलिकाएं होती है वो काफी मिलकर क्या बनाती है? पूर्व एक्रोसोमल कणिका का फॉर्मेशन करती है, रिक्तिकाएं। और पूर्व एक्रोसोमल कणिकाएं आगे इस न्यूक्लियस के ऊपर की तरफ इकट्ठी होकर एक बड़ी एक्रोसोमल कणिका का फॉर्मेशन करती है। और ये एक्रोसोमल कणिका, इसे हम बोलते हैं एक्रोप्लास्ट, जिसके अंदर लाइटिक एंजाइम जो निषेचन की क्रिया के समय अंडे की दीवार को तोड़ने में मदद करते हैं। उसमें सबसे मुख्य इंपोर्टेंट जो एंजाइम होता है उसे बोलते हैं हाइलोरुनिडेज। हाइलोरुनिडेज क्या करता है? जो अंडा होता है, जो एग है, उसकी जो कोरोना रेडिएटा होती है, उसकी जो दीवार होती है वो हाइलोरोनिक एसिड के द्वारा कॉम्पैक्ट होती है बहुत ज्यादा। जैसे फेविकोल से किसी भी चीज को हम बांध दें वैसे। तो ये क्या करता है? हाइलोरुनिडेज इसके ऊपर जाकर क्रिया करता है, इस हाइलोरोनिक एसिड को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसको तोड़ देता है, इसको खत्म कर देता है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ के अंदर यहाँ छिद्र बन जाता है, स्पर्म अंदर प्रवेश कर जाता है। तो एक्रोसोमल कैप क्या करती है? स्पर्म को अंडे के अंदर पेनिट्रेट करके अंदर पहुंचाने में मदद करता है। उसके बाद में आता है मिडिल पीस। मिडिल पीस के क्या नाम है? मिडिल पीस और टेल, 2 पोर्शन और आते हैं। इस
स्पर्मेटेड जो कोशिका होती है उसके अगुणी कोशिका होती है, इसमें तारक केंद्र प्रेजेंट होते हैं। 2 तारक केंद्र होते हैं, एक समीपस्थ तारक केंद्र होता है और एक दूरस्थ तारक केंद्र होता है। दोनों के दोनों तारक केंद्र क्या होते हैं, न्यूक्लियस के नीचे आकर बैठ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर समकोण के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। उसके बाद में दूरस्थ तारक केंद्र क्या करता है, एक्सियल फिलामेंट्स का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, एक्सियल फिलामेंट्स। और एक्सियल फिलामेंट्स एक्चुअल में 9+2 स्ट्रक्चर में होते हैं, यानी 2 केंद्र में तंतु होते हैं और 9 परिधि की तरफ होते हैं, जैसे सीलिया और फ्लैजेला में प्रेजेंट होते हैं, अतः इन्हें 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। एक्सियल फिलामेंट्स मिडल पीस का फॉर्मेशन करते हैं और इसके साथ में टेल के फिलामेंट्स का फॉर्मेशन भी करते हैं, यानी टेल का फॉर्मेशन भी करते हैं। इसके अलावा इस मिडल पीस में एक रिंग सेंट्रियोल भी प्रेजेंट होता है, जो टेल और मिडल पीस की दोनों की सीमा के ऊपर इसकी सीमा को बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है। वो माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पाइरल रूप में प्रेजेंट होता है। किस रूप में प्रेजेंट होता है, स्पाइरल रूप में। जैसे हम पेन के चारों तरफ ऐसे धागा लिपेटते, उसी तरह से इन एक्सियल फिलामेंट्स की चारों तरफ एक स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जिसे हम स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को मूवमेंट के समय एनर्जी अवेलेबल करवाने का कार्य करता है। अगर ये नहीं होगा तो स्पर्म को एनर्जी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि बिना एनर्जी के स्पर्म के जो फिलामेंट्स होते हैं, जो टेल पोर्शन है, मिडल पीस है, इसमें मूवमेंट नहीं होगा। इस प्रकार से इन 3 चीजों से मिलकर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आपका लेसन लगभग कंप्लीट हो चुका है। देखिए, इसमें 2 ही चीजें हमें पढ़नी है। 2 ही चीजें हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड है, दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर 3 यानी स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटिड से कैसे होता है, मैंने आपको 3 स्टेप में बता दिया। हेड का फॉर्मेशन, एक्सियल फिलामेंट्स का फॉर्मेशन और टेल का फॉर्मेशन। और एक्सियल फिलामेंट्स एक्चुअल में किसका फॉर्मेशन करते हैं, मिडल पीस और टेल का फॉर्मेशन। स्पर्म के 3 भाग होते हैं, हेड, मिडल पीस और टेल। हेड, मिडल पीस और टेल। हेड किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियस से और एक्रोसोमल कैप से। मिडल पीस किससे मिलकर बनी होती है, एक्सियल फिलामेंट से मिलकर बनी होती है। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, समीपस्थ तारक केंद्र को होता है, दूरस्थ तारक केंद्र को होता है, एक गर्भ में स्थित होता है, एक उसके 90 डिग्री पर प्रेजेंट होता है। और इसमें लास्ट में क्या होता है, रिंग सेंट्रियोल। और जो टेल होती है वो एक्सियल फिलामेंट से मिलकर बनी होती है और ये सबसे नीचे की तरफ होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।